बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। बानो एक गरीब लड़की थी। वो सिंध के एक गाँव में रहती थी। जब वो 10 साल की हुई तो बदकिस्मती से उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। वो एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर हमेशा के लिए इस दुनिया से मुंह मोड़ गए। वो इस भरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी। कई रिश्तेदारों ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा, मगर चूंकि ये एक गरीब लोगों का तबका था और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर कोई इजाफी बोझ नहीं उठाना चाहते थे, यही वजह थी कि बानो से लाख प्यार जिताने के बावजूद किसी ने उसे अपने घर ले जाने की हामी न भरी। वो इस भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। उसका दिल गम से चूर था। उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, मगर अफसोस दुनिया में ऐसा कोई वजूद नहीं था जो उसे अपने सीने से लगाकर मोहब्बत से रखता। इन हालात में जब उसके अकलौते चचा चची ने ये सूरत हाल देखी तो दुनियादारी के लिए ही सही, मगर उसे अपने साथ उन्हें रखना पड़ा। दिल से वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। बानो की चची मिजाज की बहुत गर्म थी। वो किसी भी सूरत उसे अपने घर पर नहीं रखना चाहती थी, मगर मजबूरी थी। दुनिया के सामने नेक बनने का ड्रामा भी करना था। शुरू के चंद दिन ही खामोशी रही और फिर उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो बानो के सर पर पूरा घर छोड़कर मोहल्ले की सैर को निकल जाती। पूरे मोहल्ले की खबरगिरी और बीमारों की अयादत उसने जैसे अपने ऊपर फर्ज कर ली थी। आए रोज मैके के चक्कर लगाती। कभी भाई की याद सताती तो कभी बहन से मिलने के लिए दिल बेचैन हो जाता और भागती चली जाती। पीछे बेचारी बानो पूरे घर का काम करने के लिए रह जाती। चची किरण अपने छोटे छोटे बच्चों के ढेरों कपड़े उसके लिए छोड़ जाती, जिसे पूरा दिन धोते हुए उसके हाथों में दर्द हो जाता, मगर उसके किसी दर्द का एहसास करने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। माँ बाप मर चुके थे और बहन भाई कोई था नहीं जिससे 2 लफ्ज कहकर ही अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। वो स्कूल जाना चाहती थी, दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहती थी। हर सुबह उठते ही उसके दिल में ये ख्वाहिश जागती, मगर अफसोस सुबह उठते ही स्कूल जाने की बजाय घर के ढेरों काम उसके मुंतज़िर होते, जिनमें कोई गलती या कोताही की गुंजाइश बर्दाश्त नहीं करती थी किरण। उसे हर काम वक्त पर चाहिए होता था। शुरू में उसने उसे डांटा और जब एक रोज रोटी पकाते हुए उसे 2 रोटियां जल गई तो किरण ने उसे बेदर्दी से पीट कर रख दिया और फिर ये हर रोज का मामूल बन गया। चचा रशीद अल्लाह मियाँ की गाय था। वो बीवी की हर बात को हक समझता। वैसे भी वो सुबह का जाता, शाम को घर लौटता। जो वक्त घर पर गुजारता, इस दौरान किरण उसे अपने बच्चों की बातों में इस तरह उलझा कर रखती कि उसे यतीम भतीजी की तरफ तवज्जो देने का ख्याल ही नहीं आता। किरण के हाथ एक मुफ्त की मुलाजमा आ गई थी, जिसे घर में रखकर वो लोगों की नज़र में नेक और रहम दिल भी बनी हुई थी। एक रोज दूसरे गांव से उसके मामू और ममानी मिलने के लिए आए तो किरण ने एकदम से अपना असल रूप इस तरह छुपाया कि उसे देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो एक बददिमाग औरत है। उसने मोहब्बत और शफकत का ऐसा ड्रामा रचाया कि मामू और ममानी उसका हुस्न सलूक देखकर बड़े मुतमईन होकर वापस लौटे। वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन किरण ने बड़े प्यार से मना कर दिया, क्योंकि वो मुफ्त की मुलाजमा को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। बानो इतनी सहमी हुई रहती कि उसने हिम्मत ही ना की कि मामू और मम्मानी को अपने हालात से आगाह करती। जिंदगी में उसे सब्र करने की आदत पड़ गई थी। वो अच्छा खाना खाने को तरसती थी। उसके हिस्से में हमेशा बचा हुआ और बासी खाना आता। वो उस पर सब्र शुक्र करती और खा लेती। इसके बावजूद भी किरण उससे कभी खुश ना होती। एक रोज उसे बुखार हो गया। किरण हस्बे मामूल तैयार हुई और अपने बच्चों को साथ तैयार किया और आज के दिन के दौरे पर निकल गई। आज उसका इरादा अपने मैके जाने का था। उसने बानो की सुर्ख पड़ती रंगत को कमाल बेहिसी से नज़रअंदाज कर दिया और पूरे दिन के कामों की तरतीब बताकर घर से निकल गई। बेचारी बानो ने ढाल से पूरे घर के काम करने की कोशिश करती रही, मगर चकराता सर और दुखते जिस्म के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ देर वो लेटी रही, फिर दोबारा उठकर कामों में लग गई। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे, जो अगर जिंदा होते तो वो इस तरह बीमारी की हालत में काम न कर रही होती। उसकी आंखें ये सोचकर भर आई और वो रोने लगी।
शाम को दिन ढले जब किरण घर वापस आई तो अपने बच्चों के मैले कपड़ों का ढेर देखकर किरण का पारा चढ़ गया। बानो उसे किसी किस्म की वजाहत लिए बगैर उस पर झपटी और उसे बुरी तरह से पीटने लगी। साथ ही वो बुलंद आवाज से उसे बद्दुआएं और कोसने भी दे रही थी कि उसके माँ बाप खुद तो मर गए और अपनी मुसीबत उसके सर पर डाल गए। आज तो उसने हद ही कर दी। किरण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से ही बाहर निकाल दिया। बानो बेचारी दरवाजे के पास बैठकर रोने लगी और गली में आते जाते लोगों को देखने लगी जो उस पर नजर डालकर आगे बढ़ रहे थे। उसे ये बात समझ आई कि इस दुनिया के लोग बहुत बेहिस हैं। किसी के रोने से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सबको अपनी पड़ी होती है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। वो बहुत देर तक बाहर बैठी रोती रही। उसके चचा काम पर गए हुए थे। चची ने दोबारा दरवाजा खोलकर देखा ही नहीं। कुछ देर बाद वो उठी और वहां से चल पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है, बस वो उस जगह से कहीं दूर जाना चाहती थी जहाँ उसे कम से कम चची की डांट और मार न सहनी पड़ती। वो चलती हुई बहुत दूर निकल आई। हालांकि वो घर छोड़ना नहीं चाहती थी, बस कुछ देर के लिए फरार हासिल कर रही थी। वो चलती हुई काफी दूर निकल आई और जब उसने मुड़कर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वो किस रास्ते पर चल पड़ी है और घर किस तरफ है। रात काफी हो रही थी और उसे डर महसूस हो रहा था। अंधेरे में वो चलती हुई रोशनी के ताकुब में सड़क पर आ गई। यहाँ बहुत सी गाड़ियां चल रही थी, लेकिन सड़क के बराबर में फुटपाथ पर कुछ बेघर लोग फुटपाथ पर बिस्तर लगाए सो रहे थे। एक जगह दो लड़कियां सोती दिखाई दी तो वो भी आगे बढ़कर उनके बिस्तर पर मौजूद थोड़ी सी जगह पर आकर बैठ गई। उन लड़कियों की नींद शायद बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी। तभी अगले ही पल उनमें से एक उठकर बैठ गई और बोली, कौन हो तुम? जवाब में बानो के पास बताने के लिए सिवाय आंसू के और कुछ नहीं था। उसे रोता देखकर उसके दिल में रहम आ गया और वो बोली, तुम भी अपनी तरह बेघर ही लगती हो। तुम्हारी सारी कहानी तुम्हारे आंसू में मुझे नजर आ रही है। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। हमारे पास लेट जाओ, तुम बहुत थकी हुई लगती हो। एक ही सांस में उसने उसे सब कुछ कहा और फिर दोबारा सोने के लिए लेट गई। इस तरह वो शबाना और रोजीना के साथ रहने लगी। दिन भर वो तीनों भीख मांगती और रात को सड़क किनारे फुटपाथ पर बिस्तर लगाकर सो जाती। उनकी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। शबाना और रोजीना के माँ बाप 6 माह पहले सैलाब में बहकर मर चुके थे और उनके घर पर उनके रिश्तेदारों ने कब्जा करके उन्हें घर से निकाल दिया था। उनके पास सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं था। वो बेचारी रोड पर रहने पर मजबूर थी। यही वजह थी कि उन्होंने बानो के दर्द को दिल से महसूस कर लिया था। वो जो खुद खाती वही बानो को खिलाती, जैसा खुद पहनती वैसा ही उसे भी पहनाती। बानो के सर पर छत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में काफी सुकून था। अब बात बेबात उसे बेइज्जत करने वाला कोई नहीं था। जहाँ शबाना और रोजीना कहती वहां बैठ जाती। आते जाते लोग उसके सामने पड़े प्याले में पैसे डाल देते और कुछ वैसे ही आगे बढ़ जाते। ये सच था कि वो मांगने से मुतमईन नहीं थी, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था और कुछ वो अपनी दोस्तों को नाराज भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उनकी बात मान लेती। इसी तरह 2 साल गुजर गए। चची, चचा या किसी और रिश्तेदार ने पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली। वो पहले से कुछ बड़ी हो गई थी और हालात भी पहले से कुछ मुख्तलिफ हो गए थे। पहले वो मिलकर अच्छा खासा कमा लेती थी, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। हर सिग्नल पर मांगने वालों के रश ने उनके काम पर बुरा असर डाला था, हत्ता कि वो बेहद तंगी का शिकार होने लगी। कुछ महंगाई भी जोर पकड़ रही थी। उन्होंने अपने काम को बदलने का सोचा। अब वो शहर के बड़े घरों में जाती और लोगों से मांगती। कुछ लोग दे देते, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते। इतना वक्त गुजरने के बाद उन्हें आदत हो गई थी और लोगों के ऐसे रवैये पर उनका दिल नहीं दुखता था। 2.5 सालों में उन्होंने इतनी तरक्की की थी कि एक छोटी सी जगह देखकर वहाँ छोटी सी झोंपड़ी बना ली। वो तीनों उस झोंपड़ी में खुश थी कि सड़क किनारे सोने से बेहतर है कि ये छोटी सी झोंपड़ी थी जहाँ वो कम से कम अपनी मर्जी से उठ बैठ सकती थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि शाम के वक्त जब शबाना और रोजीना काम से फारिग होकर अपने ठिकाने पर पहुंच गई तो काफ़ी देर गुजरने के बाद भी बानो नहीं आई। पहले तो उन्होंने यही सोचा कि शायद उसे रास्ते में देर हो गई है या शायद उसे खाने के लिए किसी ने रोक लिया है, क्योंकि अक्सर अमीर औरतें उनके बेघर होने का सुनकर गमज़दा होकर उन्हें खाना खिलाती
और कुछ देकर भेज देती। बहुत देर गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आई तो वो दोनों परेशान होने लगी। अब वो अपनी झोंपड़ी से निकलकर इधर उधर उसकी तलाश में निगाहें दौड़ा रही थी, मगर दूर तक उसका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ दूर तक उसे देखने के लिए गई और फिर मायूस होकर वापस आई तो ये देखकर उन्हें सुकून का सांस आया कि वो वापस आ चुकी है और उनकी गैर मौजूदगी पर परेशान थी। वो उसे देखकर साफ जाहिर था कि बात गैर मामूली है। कहाँ चली गई थी तुम? हम तुम्हारे लिए परेशान हो गए थे, शबाना ने फिक्रमंदी से पूछा। बानो लंबे लंबे सांस ले रही थी जैसे बहुत दूर से दौड़ कर आई हो। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहना शुरू किया, मैं आज सुबह जब घर से निकली थी तो रोज की तरह सड़कों पर काफी गहमा गहमी थी। मैंने आज जिस इलाके में जाने का सोचा था वो आबादी से कुछ हटकर था, मगर वहाँ कुछ बड़े घर मौजूद थे जहाँ से मुझे कुछ मिलने की उम्मीद थी। इसी उम्मीद के तहत मैं वहाँ पहुँच गई। 2-3 घरों का दरवाज़ा बजाया, लेकिन किसी ने मुझे देखकर दरवाज़ा नहीं खोला। मैं मायूस हो गई और वहाँ से वापस किसी दूसरी जगह जाने का सोचने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, साथ ये भी सोच रही थी कि अब किस जगह का रुख किया जाए। मैं कुछ ही दूर चली थी कि मुझे अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन सिरक गई। वो जो कोई भी थी बहुत खौफनाक थी। उसके लंबे बाल और नुकीले नाखून देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसका ताल्लुक इंसानों से नहीं है। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर डर के मारे एक कदम भी उठाना मुहाल था। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था जिसे देखकर मुझे हौसला मिलता। इससे पहले कि मैं होश खो बैठती वो मेरे करीब आई और बोली, बेघर हो? डर के मारे मेरी जुबान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। मैंने सर हिला दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे पहाड़ों के पास ले आई। वो मुझे लेकर ऊंचाई पर चढ़ रही थी और मुझे ये दिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। वो खासी ऊंचाई पर मौजूद एक बड़े से दरवाजे के पास आकर रुकी और दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर ले आई। बाहर से दरवाज़ा जितना जंग आलूद और पुराना था, अंदर से वो घर उतना ही हसीन दिखाई दे रहा था। मैं हैरत ज़दा से इर्द गिर्द देख रही थी। मुझे लग रहा था वो किसी भी वक्त अपने लंबे दांत मेरी गर्दन में गाड़ कर मेरा खून पी लेगी और मैं तुम दोनों से आइंदा कभी भी नहीं मिल सकूंगी। मगर ये सुनकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो बोली, ये है तेरा घर और मैं तेरी माँ हूँ। ये कहकर उस जिनजादी ने मुझे गले से लगा लिया और कुछ देर तक मेरी कमर थपकती रही। मैं हैरत के समुंदर में तैर रही थी। उसके वजूद से एक अजीब सी महक उठ रही थी। मैंने जैसे ही उस महक को बगौर सूंघा, मैं होशो खर्च से बेगाना हो गई और अगले ही पल उसके बाजू में झूल गई। काफ़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं सड़क पर चल रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। एकदम मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई और मैं भागते हुए यहाँ तक पहुँच गई। पूरी बात बताकर बानो फिजा में देखने लगी, जबकि शबाना और रोजीना मुंह खोले हैरत से एक दूसरे को देख रही थी। वाह, मुझे लगता है वैसे तो लोगों से मांग मांग कर हम कभी अपना घर नहीं बना सकेंगी, इसीलिए अच्छा हो गया है कि किसी जिनजादी ने हम पर तरस खाकर हमें खाली घर दे दिया। शुक्र है खुदाया। वो जज्बाती अंदाज में बोली तो रोजीना ने उसे हाथ मारा और बोली, होश में तो, जिन्नात हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उन दोनों में बहस शुरू हो चुकी थी। बानो अच्छी तरह जानती थी कि इतनी जल्दी उन दोनों ने खामोश नहीं होना था, सो वो चुपचाप बैठी रही। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे और रात को हमें नींद नहीं आती थी तो अम्मी हमें कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों में जिन्नात इसी तरह रहम दिल और नेक होते थे। शबाना ने उसे याद दहानी करवाई तो रोजीना ने अपना सर पीट लिया और गुस्से से बोली, कहानियां महज एक ख्याल के अलावा कुछ नहीं होती, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। शबाना अब भी अपनी बात पर डटी रही और बोली, उनकी बुनियाद हकीकी वाकयात पर ही रखी जाती है, तुम ना मानो ये अलग बात है। शबाना ने इत्मीनान से कहा और फिर वह हस्बे मामूल खाना खाकर सो गई। अगली सुबह शबाना ने उन दोनों को समझाया कि किस्मत बदलने का ये मौका उन्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो अच्छी तरह जानती थी कि जिन्नात आशिक हो जाएं तो इसी तरह इनाम की बारिश कर देते हैं, और बानो और रोजीना डरते हुए ही सही मगर शबाना के साथ चल पड़ी। बानो उन्हें रास्ता बताती रही।
उस रास्ते पर बड़े बड़े पहाड़ थे। पहाड़ की एक जानिब कब्रिस्तान था, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ में एक बड़ा सा सुराख था। वो उसमें मौजूद दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। बड़ा सा और खूबसूरत घर अंदर से बिल्कुल खाली था। उसकी खूबसूरती देखकर बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये घर कब्रिस्तान के करीब और पहाड़ी इलाके में मौजूद है। वो तीनों घूम फिरकर पूरे घर का जायजा ले रही थी। ये हरा भरा सा घर आंखों को एक ठंडक सी दे रहा था। ये घर तो बिल्कुल खाली है, हमें इस घर में ज़रूर जाना चाहिए। शबाना ने खुश होकर तजवीज़ पेश की तो उन दोनों ने भी रजामंदी जाहिर की। पूरा दिन उन्हें कोई डर खौफ महसूस नहीं हुआ। वो पूरा दिन उन्होंने वहीं गुजार दिया। शाम का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ से जैसे वो होश में आई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और डरते हुए कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला तो सामने जिनजादी को देखकर उनके 14 तबक रोशन हो गए। बाहर वही खौफनाक सूरत वाली जिनजादी खड़ी हुई थी जिससे बानो कल मिल चुकी थी, और अब वो अंदर दाखिल हो रही थी। वो तीनों कोने में एक दूसरे से जुड़कर खड़ी हो गई। उन्हें जैसे सांप सूंघ गया था। मुझे खुशी हुई है कि तुम लोग यहाँ इस घर में आई हो और तुम्हें ये घर पसंद आया है, वो हंसते हुए बोली। उसके चेहरे से खुशी जाहिर थी। मेरा नाम सुहाना है और मैं बानो की माँ रुखसाना की बड़ी पुरानी सहेली थी। उसकी मौत के बाद मुझे उसकी बेटी की तलाश थी और जब मैंने उसे एक रोज लोगों के घरों के दरवाजे बजाते देखा तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मुझे दुख हुआ कि मेरी मरहूमा दोस्त की बेटी लोगों से भीख मांगती है और लोग उसे झिड़क देते हैं। यही नहीं बल्कि तुम लोगों का झोंपड़ी में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो मैं बानो को यहाँ ले आई और अब कल से तुम सब इसी घर में आकर रहो। वो तीनों सुहाना की बातें सुनकर हैरान हो रही थी कि वो मजीद बोली, मैं जानती हूँ कि तुम तीनों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है और तुम तीनों अच्छी बच्चियाँ हो। अब से यही तुम्हारा घर है और मुझे तुम अपनी माँ ही समझना। सुहाना के लहजे में उन तीनों के लिए मोहब्बत थी। उनका डर कहीं दूर जा चुका था। सुहाना ने बाजू फैलाए तो वो तीनों उसके बाजू में समा गई। न जाने कितने सालों बाद उन्हें किसी बड़े की मोहब्बत नसीब हुई थी। उन सब की आंखें खुशी के मारे भर गई। अगले दिन वो अपना पूरा सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गई। उन्होंने घर की बेहतरीन अंदाज में सेटिंग की और अपने लिए अलग अलग कमरे सेट किए। सुहाना भी उसी घर में मौजूद थी और उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास अपने कमालात की सूरत में दिखाती रहती। उसके चेहरे की बदसूरती और डरावनापन उन सब के लिए अच्छे अखलाक और मोहब्बत के पीछे कहीं छुप गया था। 2 दिन बाद जब बानो और उसकी दोस्तें उस घर में एडजस्ट हो चुकी थी तो उन्होंने सोचा कि अब काम पर जाना चाहिए। ये सोचकर जैसे ही वो तीनों घर से निकलने के लिए तैयार हुई, सुहाना जो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी पल भर में हाजिर हुई और बोली, अब से तुम किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए घर से हरगिज नहीं निकलोगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करना मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ। अपनी नादानी, कमउम्री और मजबूरी की वजह से शायद तुम कभी ये नहीं समझ सकी कि हाथ फैलाना बुरी बात है। मैं तुम तीनों को एक एक टास्क दूंगी। जो अपना टास्क बेहतरीन अंदाज में और सबसे पहले पूरा करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। वो सब मुंतज़िर थी कि आगे सुहाना क्या कहती है। वो बोली, बानो का टास्क ये है कि उसे एक स्कूल की तामीर करवाना है जिसमें गरीब बच्चों को तालीम दी जाएगी। शबाना बूढ़े लोगों के लिए घर बनाएगी और शहर के सारे बेघर, बीमार और गरीब लोगों को वहां जमा करेगी, जबकि रोजीना एक यतीम खाना तामीर करवाएगी जिसमें यतीम बच्चों की परवरिश होगी। मगर अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लो। मेरी एक शर्त है कि तमाम टास्क मुकम्मल होने से पहले तुम तीनों आपस में कोई बात नहीं करोगी। तुम्हें अपनी ज़रूरत के लिए पैसे अपने कमरे में ही रखे हुए मिल जाएंगे। क्या तुम मेरी बात से इत्तफाक करती हो? उसने पूछा तो तीनों ने एक जुबान होकर जी हाँ कहा। ये सुनकर सुहाना खुश हो गई। उसने कहा, तुम एक दूसरे से आखिरी बार मिल सकती हो। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे के गले मिली और अपने अपने कमरे में चली गई। एक दूसरे से जुदा होते हुए उनका दिल दुख रहा था, लेकिन वो ये नेक काम ज़रूर करना चाहती थी जो सुहाना उन्हें बता चुकी थी। बानो ने जिस जगह का इंतखाब किया था वो शहर से नज़दीक एक इलाका था। आसपास के कच्चे घर बने हुए थे। उसने पहले जगह खरीदी और फिर मजदूरों को इकट्ठा करके काम करना शुरू करवा दिया। अभी उसे यहाँ काम करवाते हुए 3 दिन ही हुए थे
کہ علاقے کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور اسے اس تعمیر کی وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے وجہ بتائی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان غریب لوگوں نے اسے بہت دعائیں دی۔ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلانا اور کسی مقام پر دیکھنا ان کی بڑی آرزو تھی۔ اب ایک نیک دل لڑکی کے توسط سے ان کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر بانو کا دل بھی خوش ہو گیا اور وہ مزید خوش دلی سے کام کروانے لگی۔ وہاں کے لوگوں نے خوب خاطر مدارت کی اور زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ وہ ایک کارآمد انسان ہے۔ یہ عزت ملنے پر اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ دوسری طرف شبانہ بھی پریشان تھی کہ وہ کس طرح اپنا کام شروع کرے۔ اس نے کبھی اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی اکیلے اسے کام کرنے کی عادت تھی۔ وہ سخت دھوپ میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ اسے سخت پیاس محسوس ہوئی تو اس نے ایک دکان کا رخ کیا اور پانی کی ٹھنڈی بوتل خریدنے لگی تو دکاندار نے یہ کہہ کر اسے حیران کر دیا، تھکی ہوئی لگتی ہو؟ تھکے ماندہ اور مسافر لوگوں کے لیے ان کی خدمت کے طور پر میرے پاس یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کانچ کا گلاس اور اس میں ٹھنڈا اور بہترین ذائقے کا شربت شبانہ کی طرف بڑھا دیا۔ شبانہ نے شکریہ کہہ کر گلاس پکڑا اور گھونٹ بھرا تو اس کے فرد بخش ذائقے نے شبانہ کو اندر تک سراب کر دیا۔ اس نے 3 گھونٹ میں ہی پورا گلاس ختم کر دیا اور دکاندار کو دعا دی، جس طرح تم نے اس وقت اس کڑی دھوپ میں بغیر کسی شناسائی کے اپنی استطاعت کے مطابق اچھے انداز سے میری توجہ کی، میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری تمام پریشانیاں دور کرے۔ یہ سن کر دکاندار مسکرایا اور بولا، میری دعا پر آمین کہہ دو بیٹا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اللہ کرے میرا مکان بک جائے، میں اپنی بیٹی کا علاج کروا سکوں تاکہ وقت پر اس کا آپریشن ہو اور اس کی جان بچ جائے۔ شبانہ نے دل سے آمین کہا۔ در حقیقت یہ دعا سن کر اس کا دل بھی دکھی ہو گیا تھا۔ وہ بولی، میری دل سے دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں اور آپ کی بیٹی صحت یاب ہو جائے، آمین۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور چلنے لگی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ واپس پلٹی، اسے دکاندار کے پاس آئی جو حیرت سے اس لڑکی کو واپس پلٹتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، میں ایک جگہ خریدنا چاہتی ہوں، کیا میں اس مقصد کے لیے آپ کا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ یہ سن کر وہ دکاندار جس کا نام اسد تھا، اس کے چہرے پر ایک امید کی کرن چمکی اور وہ اپنی دکان بند کر کے اسے اپنے ساتھ لیے کچھ فاصلے پر موجود ایک گھر کے پاس لے گیا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا اور بالکل ویسا تھا جیسا اسے چاہیے تھا۔ اس نے گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ ادھر کی لمبائی چوڑائی تو بہت مناسب تھی، ہر لحاظ سے اسے وہ گھر پسند آیا تھا، مگر 2 کمرے ضرورت کے لیے کم تھے، اسی لیے اس نے گھر پر مزید کام کروانے کا فیصلہ کیا اور اسے خریدنے کی بات مکمل کر کے وہاں سے نکل گئی۔ وہ خوش تھی کہ چلو ایک مرتبہ تو عبور ہو ہی گیا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر گھر پہنچی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ روزینہ کے لیے اپنے دوستوں کے بغیر کوئی قدم اٹھانا بہت مشکل تھا، لیکن اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کرتے ہوئے کچھ پراپرٹی ڈیلر سے ملنا شروع کیا اور مختلف جگہوں کو دیکھ کر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پانی، گیس اور بجلی اور ہر طرح کی سہولت تھی۔ وہ ایک پرسہولت اور خوبصورت عمارت بنوانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے کام کروانا شروع کیا تو چند لوگوں کو اس کے کام کا مقصد معلوم ہوا تو اس علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی۔ بہت سارے لوگ اس سے ملے، اس کو سراہا، جبکہ کچھ طالب علم اور نوجوان اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھے اور اس کا ساتھ دیا۔ کچھ مزید لوگوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر کام کیا۔ کچھ لوگ مالی طور پر تعاون کرنے کے لیے بھی پیش تھے۔ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ سچ ہے کہ کبھی کبھی کسی نیک کام کے لیے قدم اٹھانا بہت سے لوگوں کے حوصلے کو ہوا دیتا ہے۔ وہ تینوں پوری لگن سے اپنا کام کر رہی تھی اور شام ڈھلے جب گھر واپس آتی تو انہیں تھکن کی وجہ سے صرف سونے کی پڑی ہوتی۔ یہ بھی سچ تھا کہ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر رہنا کافی مشکل کام تھا۔ سہانا اس روز کے لیے واپس نہیں آئی تھی، وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ ایک صبح بانو گھر سے نکلی تو حسب معمول سڑکوں پر کافی رش تھا۔ وہ ادھر ادھر چلتے پھرتے بیکاریوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی ایک عرصے تک ایسی زندگی گزاری ہے۔ یہ اچھی قسمت تھی کہ وہ ایک نیک کام کے لیے چن لی گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا،
और अपनी बाकी ज़िंदगी नेक कामों में गुजारने का फैसला किया। आज उसके काम का आखिरी दिन था। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। उस शाम वो तीनों थकी हुई घर वापस आई तो ये देखकर उन्हें खुशी का एहसास हुआ कि सुहाना घर में मौजूद थी। उन्हें देखकर उसने बानो के लिए अपनी बाजू फैला दी। बानो उसकी फैली बाजू में समा गई। सुहाना ने उसे गले लगाकर प्यार किया और बोली, बिलाशुबा तुम एक ज़हीन और समझदार लड़की हो। रोजीना और शबाना ने भी काम बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन हकीकी मायनों में तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे उसके कमरे में ले गई। रोजीना और शबाना को भी साथ आने का इशारा किया। जैसे ही बानो ने कमरे के अंदर कदम रखा, बहुत से फूलों ने उसका इस्तकबाल किया। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, जैसे किसी दुल्हन का कमरा सजाया जाता है। बानो को हैरत का खुशगवार झटका लगा। सुहाना ने अलमारी से एक मखमली डिबिया निकालकर बानो की तरफ बढ़ाई तो उसने बेचैनी से उसे पकड़कर खोला। उसके अंदर एक बहुत प्यारा नेकलेस था। उसकी चमक आंखों को चंदिया रही थी। देखने से साफ जाहिर था कि वो एक हीरे का नेकलेस है। बानो ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार हीरा देखा था। उसे ये सोच कर कि वो उसकी मिल्कियत है, एक खुशगवार एहसास हुआ था। शबाना और रोजीना ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और मुबारकबाद दी। वो दोनों अपने दोस्त की खुशी में खुश थी। आज का दिन उन तीनों के लिए बहुत ही अनमोल था। सुहाना ने उन्हें कीमती लिबास तोहफे में दिए। तीनों ने अहद किया कि हमेशा मेहनत और दिल लगाकर काम करेंगी। कुछ वक्त मजीद गुजरा। वो तीनों अपने अपने इदारों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करती रही। एक वो वक्त था जब उन सबको कोई पूछता भी नहीं था। चंद सिक्के भी उन्हें भीख के रूप में मांगने से मिला करते थे। मगर अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिसमें बिलाशुबा उनकी मेहनत और लगन से ज्यादा उनकी खुशकिस्मती का हाथ था। खुशकिस्मती का दूसरा नाम सुहाना था, जिसने हर मोड़ पर उनका साथ दिया था और हौसला बढ़ाया। वो तीनों कामयाब सोशल वर्कर्स थी। अखबारात में उनका जिक्र रहने लगा। आए रोज़ मीडिया पर उनके कामों का चर्चा होने लगा। तीनों ने पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू करके शऊर की मंजिलों पर कदम रख दिया। एक रोज़ किरण अपनी एकेडमी से पढ़ने के बाद तेज तेज कदम उठाती घर वापस जा रही थी कि पीछे से किसी ने उसका कंधा हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। साथ ही मिन्नत भरे अंदाज में इल्तिजा की, कुछ खाने के लिए दे दो बीबी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर का चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूखे हैं, दुआ देंगे। उसके बाद मुकम्मल नहीं हुई थी कि बानो की उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो हैरत की बुत बन गई। यही हाल बानो का था। वो किरण की चची को इस तरह फकीरनी के रूप में देखकर हैरान परेशान रह गई। लम्हे भर में किरण के चेहरे पर दुख, पछतावा और बेचारगी के तासुरात नुमायां हुए। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी फैली तो निगाहें भी झुकती चली गई। वो बानो के कदमों पर बैठ गई और रोते हुए इल्तिजा करने लगी, मुझे माफ़ कर दे बानो पुत्र, तुझसे बड़ी ज्यादती की। कहाँ चली गई थी तू? तेरे जाने के बाद हमने बड़ी मुसीबतें झेली। हमें पक्का यकीन है कि तेरे साथ बदसलूकी की सज़ा मिली। तेरा चचा तुझसे मिलने के लिए बेचैन है। एक आखिरी बार उससे मिलकर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। बानो नासमझी के अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी और बेकरारी से बोली, चचा को क्या हुआ? वो ठीक तो है? उस वक्त उसे अपने साथ कोई ज्यादती याद नहीं थी। उसका खून सिर्फ चचा की मोहब्बत में जोश मार रहा था। तेरा चचा कैंसर का मरीज है और इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर है, किरण ने रोते हुए आंसू के साथ बताया तो बानो का दिल दुख से भर गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इस तरह इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। उसने किरण के हाथ पर कुछ पैसे रखे और उससे उनके घर का मुकम्मल एड्रेस मालूम करके जल्द आने का कहा और वहाँ से चल दी। उसने घर जाकर शबाना और रोजीना को पूरी बात बताई तो उन्हें शदीद दुख हुआ और साथ हैरत भी हुई कि वाकई इंसान किसी के साथ बुरा करके कभी नहीं बच सकता। उसे उसके बुरे अमाल और कमज़ोर लोगों से बदसलूकी की सज़ा दुनिया में मिलकर ही रहती है। बानो अपने साथ हुआ सलूक नज़रअंदाज करके किरण और उसके बच्चों के लिए शॉपिंग में मसरूफ़ हो गई। फिर अगले दिन वो तैयार होकर घर से निकले और किरण के बताए एड्रेस पर पहुंच गई। शोहर के बीमार होने के बाद किरण ने शोहर का इलाज करवाने के लिए अपना मकान बेच दिया और एक पसमानदा इलाके में किराए पर छोटा सा घर लिया था, जिसकी उखड़े सीमेंट वाली दीवारें और कच्चे सहन को देखकर बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि ये जगह रहने के काबिल है। बानो घर के अंदर दाखिल होकर इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। उसका दिल दुख से भर रहा था। बानो कुछ मजीद आगे बढ़ी और कमरे में दाखिल हुई
तो एक पुरानी चारपाई पर मैले से बिस्तर के अंदर कमजोर और ढांचा बने चचा को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसी वक्त किरण चची हाथ में कुछ खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। वो बानो को इस तरह खड़े देखकर उसके करीब आई और उससे लिपट गई। आ गई मेरी बच्ची, मुझे पता था तुम जरूर यहाँ आओगी, उसने खुशी भरे अंदाज में कहा। तो चचा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। कुछ देर गौर से देखने के बाद उनकी आंखों में शनासाई नमूदार हुई। वो मुस्कुराए। बानो शॉपिंग बैग किरण को थमाकर अपने चचा से लिपट गई और बोली, मुझे माफ़ कर दें, मैं पलट कर दोबारा नहीं आ सकी। जिंदगी के मुकासिद ने कभी पलटने का मौका ही नहीं दिया। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। मुझे पता है मेरी बेटी बड़ी मैडम बन गई है, चचा ने धीमी आवाज़ में कहा। बानो आंखों में आंसू के साथ मुस्कुराई और बोली, मगर अब मैं आ गई हूँ तो आपका अच्छा सा इलाज करवाऊंगी और इंशाअल्लाह आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वो करीब बैठकर उन्हें अपने हाथ से छोटे छोटे लुक़मे बनाकर खिलाने लगी। चचा के चेहरे पर जहाँ इत्मीनान था वहीं ढेरों शर्मिंदगी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद किरण टूटे हुए प्याले में स्याह रंगत की चाय बनाकर लाई तो बानो ने बगैर किसी तकब्बुर के प्याली उठाकर मुंह से लगाई। 1 घंटा वो उनसे बातें करती रही। उसके बाद उसके कज़न हिरा और अली स्कूल से आए तो उन्हें भी खुशगवार हैरत का झटका लगा। इतने सालों बाद वो अपने सामने बानो को देखकर खुश हो रहे थे। अब तक उन्होंने बानो के बारे में मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ कहानियां सुनी थी, मगर अब उससे मिलकर उनके सारे खदशात दम तोड़ गए। वो उसके अच्छे अखलाक से बहुत मुतासिर हुए। उनके साथ खाना खाने के बाद किरण ने नकाब किया और जल्दी आने का कहकर वहां से निकल गई। बानो बहुत खुश थी। उसने घर आकर सारी रोदात शुबाना और रोजीना को बताई थी। उसकी सारी कहानी सुनकर उन्हें भी अपने घर वालों की याद सताने लगी। उन दोनों को गमज़दा देखकर बानो ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि उन्हें भी अपने उन रिश्तेदारों से ज़रूर मिलना चाहिए जिनसे वो मिलना चाहती हैं। रात को सुहाना उनके लिए कुछ जंगली फूल लेकर आई तो उनकी खूब महफिल सजी। उन्होंने बानो को शाबाशी दी जिसने अपने रिश्तेदारों का बुरा सलूक और माजी में की हुई ज़्यादतियाँ भुलाकर उन्हें दिल से माफ़ किया था। बेशक सुहाना एक बदसूरत जिनजादी थी, मगर उसका ख्याल था कि इंसान इतना आला ज़र्फ होना चाहिए कि दूसरों की कोताहियों को भुलाकर दिल से माफ़ कर सके। सज़ा जज़ा का फ़ैसला करना खुदा के इख्तियार में है। इंसान को ये इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने हुकूक व फ़राइज़ को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। उसकी ये अच्छी सोच और तरबियत ही थी जिसने तीनों लड़कियों को उसका गर्विदा बना दिया। खैर, अगले दिन बानो अपने चचा के घर पहुंची और उन्हें लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल में गई। डॉक्टर फहद, जो कि चंद साल पहले ही अमेरिका से MBBS की डिग्री लेकर आए थे और हाउस जॉब करने के बाद उस अस्पताल में काम कर रहे थे, उन्होंने बड़ी तफसील से मरीज का मायना किया और दवाई लेकर दी। साथ एहतियाती तदाबीर भी बताई। एक समाजी कारकुन को मरीज के साथ देखकर तमाम नर्सेज और स्टाफ दौड़कर उनके पास आए। उन्हें बानो की वजह से अच्छी खासी अहमियत दी गई। डॉक्टर फहद ने बानो से मरीज का रिश्ता पूछा। उन्हें सख्त खुशी हुई कि मुल्क की एक बड़ी समाजी कारकुन लोगों के लिए नेक दिल रखती है। उनकी आंखों में बानो के लिए पसंदीदगी भरे जज्बात साफ दिखाई दे रहे थे। रात को बानो चचा को घर छोड़कर वापस आई तो खासी देर हो चुकी थी, मगर रोजीना और शबाना उसके इंतजार में जाग रही थी। उनकी आंखें सूजी थी। उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो रो चुकी हैं। एक तो मैं पूरे दिन की थकी हूँ, ऊपर से तुम्हारी ये रोनी सूरतें देखकर मेरा दिमाग मजीद घूम रहा है। शराफत से सब कुछ बता दो कि क्या हुआ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बानो गुस्से में उन पर भरम जमाते हुए बोली तो शबाना पूरी तफसील बताने लगी। आज जब हम घर में आए तो सुहाना घर में मौजूद थी। हमें देखकर हस्बे मामूल उसने हमें गले लगाया और कहा कि आज मैं तुम दोनों से ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हम दोनों हैरत ज़दा रह गई कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जिसके लिए तमहीद बांधी जा रही है। कुछ देर बाद वो बोली, तुम सब अब बड़ी हो चुकी और मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैंने जो जिम्मेदारी अपने सर ली थी उसे मैं निभा चुकी हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कहीं कोई कोताही ना हो, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था। अब मुझे अपनी दुनिया में लौट जाना है और हमेशा के लिए तुम तीनों से जुदा होना है। मेरे लिए काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन तुम लोग तो जानती हो कि दुनिया में कोई भी काम मुमकिन नहीं है, और इंसान हो या जिन खुद पर काबू पा ले तो दुनिया पर काबू पा सकता है। बानो हैरत से मुंह खोले उनकी बातें सुन रही थी। क्या तुम लोग सच कह रही हो? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। बिल्कुल, ये बात सच है। सुहाना ने 2 दिन का वक्त दिया कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। उसके बाद ये घर अपनी जगह से गायब हो जाएगा। वो कहती है कि हम इस काबिल हो चुकी हैं कि रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना बना सके।
روزی نے بات ختم کی اور ایک لمبی سانس لے کر رہ گئی۔ بانو یہ سن کر رونے لگی۔ ہم یہ گھر کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس نے ہمیں پناہ دی، جس نے ہمیں تعلیم دی، جس نے ہمیں جینا سکھایا، ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ ہم بھی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اس گھر سے ہمیں عزت، محبت اور مان ملا، ہم اس گھر کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ بانو روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر روزینہ اور شبانہ بھی رونے لگی۔ اس رات کو تینوں روتے ہوئے نہ جانے اسی کمرے میں کب سو گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ان تینوں کو باری باری نیند کے دوران اپنے سر پر سہانا کے ہاتھ سہلانے کا احساس ہوا۔ وہ کہہ رہی تھی، میری بچیوں، تمہارا اور میرا ساتھ اتنا ہی محدود تھا، مجھے پرواز بھرنی اور ہمیشہ کے لیے تم تینوں کو چھوڑنا ہے۔ الوداع میری پیاری شہزادیوں۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ سہانا نے اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ دور کہیں اس کے رشتہ دار اس کے منتظر تھے۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اپنا کام بہترین انداز میں انجام دیا تھا، مگر ساتھ غمزدہ بھی تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی نہیں لوٹ سکے گی۔ وہ تینوں صبح اٹھی تو دھوپ نکل چکی تھی اور بارش کے اثرات ختم ہو چکے تھے۔ وہ تینوں تیار ہو کر اپنے کاموں پر نکل گئی۔ 2 دن عام روٹین کے مطابق گزارے تھے۔ انہیں سہانا کی یاد آ رہی تھی اور امید تھی کہ شاید وہ ان سے ملنے کے لیے آئے، مگر یہ امید نہیں رہی۔ اگلے دن بانو شام کے وقت گھر پہنچنے والی تھی۔ اسے پہاڑ کے نیچے ہی شبانہ اور روزینہ مل گئی۔ وہ دونوں رو رہی تھی۔ بانو کو ان کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ایسے کیا مصیبت آ گئی ہے کہ تم دونوں یہاں کھڑی ہو کر رو رہی ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ جھنجھلائی تو شبانہ نے کہا، سہانا نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، اب وہاں گھر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تم جا کر دیکھ سکتی ہو۔ یہ سن کر حیرت سے بانو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئی اور سامنے دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور اپنی چیخوں کو روکنے لگی۔ وہاں گھر تو دور کی بات، گھر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بانو یہ دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ گھر کی جگہ ان کے بیگ پڑے تھے۔ وہ تینوں غمزدہ سی چلتی ہوئی بیگ اٹھا کر وہاں سے الوداعی نظر ڈالنے کے بعد چلنے لگی اور قبرستان کے پاس سے گزر کر روڈ پر آئی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی اور اگلے کچھ دن وہیں رکی۔ جلدی انہوں نے اپنے لیے خوبصورت گھر خرید لیا اور اس میں شفٹ ہو گئی۔ سہانا نے ان کے لیے ان کے بیگز میں اتنا پیسہ چھوڑا تھا کہ وہ اپنی باقی زندگی بہت سکون سے لوگوں کی مدد کرتے گزار سکتی تھی۔ بانو نے اپنے چچا کا علاج مکمل کروایا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ کرن اور اس کے بچے بانو کے شکر گزار تھے، جس نے برے وقت میں جب سب رشتہ داروں نے غریب سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا تو ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ دوسری طرف خبرو نوجوان ڈاکٹر فہد تھا کہ پیاری اور نازک سی بانو کی حسین آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور جب رشید کا علاج مکمل ہو گیا تو اس نے ہسپتال آنا بھی چھوڑ دیا۔ ایسے میں ایک روز وہ خود اپنے والدین کے ساتھ کرن کے گھر بانو کا ہاتھ طلب کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ کرن نے بانو سے اس کی مرضی معلوم کی تو اس نے فرما بردار بیٹیوں کی طرح اپنی زندگی کے اہم فیصلے کا اختیار چچا چچی کو سونپ دیا۔ یوں اس کی شادی کی بات طے کر دی گئی اور وہ ایک سوگوار شام روزینہ اور شبانہ کو داس چھوڑ کر پیا دیس سدھار گئی۔ شادی کے 1 سال بعد وہ شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہی دبئی شفٹ ہو چکی تھی۔ روزینہ اور شبانہ نے اپنے خاندان سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر قسمت میں شاید ان کا ملن نہیں لکھا تھا۔ تبھی انہیں کوئی رشتہ دار نہ ملا۔ وقت کے بہتے دریا میں سبھی لوگ نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ ان کا آبائی مکان بک چکا تھا اور وہاں انجانے لوگوں کا بسیرا تھا۔ ان دونوں نے بانو کے بیرون ملک جانے کے بعد اس کے بنائے اسکول کی بہت اچھے انداز میں خبرگیری کی تھی اور دوستی کا حق نبھایا تھا۔ بانو اور فہد شبانہ اور روزینہ کی شادی میں پاکستان آئے، جنہوں نے جیون ساتھی کے لیے 2 جڑواں بھائیوں کا انتخاب کیا تھا، جو ان کی عزیز جان دوست بانو کے شوہر ڈاکٹر فہد کے کزن تھے۔ فہد کی شادی میں ہی ان دونوں نے شبانہ اور روزینہ کو پسند کیا تھا اور ان دونوں کو شادی کے لیے رضامند کرنے کے لیے انہوں نے بانو اور فہد کی مدد حاصل کی تھی، جنہوں نے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ 1 ماہ پاکستان گزارنے کے بعد بانو واپس چلی گئی تھی اور اپنے جانے سے کرن کو بھی اداس کر گئی تھی۔ بانو کا وجود اس کے لیے باعث حوصلہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ اب بانو کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے 3 بچے ہیں۔ وہ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے۔
शबाना और रोजीना भी अपने शोहर और बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो दोनों एक ही घर में रहती हैं और अब भी हर काम में एक दूसरे के हमकदम होती हैं। किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो दोनों फ़ोन की तरफ दौड़ती हैं और फ़ौरन बानो को कॉल मिलाई जाती है, जो दूर देश में बैठकर मिनटों में मामला रफा दफा करवा कर दोनों को हंसने और फिर से मोहब्बत से रहने पर मजबूर कर देती है। वो तीनों फारिग वक्त में घंटों वीडियो कॉल पर बात करती हैं तो फासले सिमट जाते हैं। कई साल गुजरने के बाद भी जब जिन्नात के खाली मकान का जिक्र होता है तो उनकी आंखों में सुहाना की याद का आंसू ज़रूर चमकता है और उनके दिल से उसके लिए दुआ निकलती है, जिसने इंसान ना होकर भी इंसानियत का साथ निभाया था। सच है कि मज़हब, जिन्स, रंग और नस्ल से बढ़कर जो चीज़ हमें सबसे पहले याद रखनी चाहिए वो इंसानियत है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।